हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आपने सुना होगा कि नीट की प्रिपरेशन के लिए ना एक अकेडमी का एक नया बैच आया है जिसका नाम है विश्वास बैच। तो हाँ, विश्वास बैच थोड़ा कॉस्टली है, मतलब उनके यानी कि हम सिर्फ ही हम अगर विश्वास बैच खरीदते हैं तो भी वो हमें कोड यूज़ करने का भी 9119 का पड़ रहा है। सो हाँ, मैंने वो बैच ख़रीदा है और काफ़ी अच्छी उसमें स्टडीज़ होती हैं। सो आज मेरी ना पहली क्लास थी केमिस्ट्री की। में हमें केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा बेसिक समझाई गई। फिजिक्स की पहली क्लास थी, काफ़ी अच्छे टीचर है, काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाया जा रहा है। सो हाँ, फिर मैंने सोचा कि चलो, जो बच्चे नहीं खरीद सकते विश्वास बैच, जिनके लिए विश्वास बैच थोड़ा बहुत भी ज़्यादा कॉस्टली हो रहा है, सो उनके लिए मैं यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री क्लासेस अपलोड करने वाली हूँ केमिस्ट्री की बहुत अच्छे तरीके से। और अगर आप लोगों के कमेंट्स आएंगे कि भाई फिजिक्स की भी चाहिए, सो यहाँ हम फिजिक्स की भी क्लास को अपलोड करेंगे, ठीक है। सो अभी स्टार्ट करते हैं मॉल कॉन्सेप्ट के बारे में। जो हमें नीट की प्रिपरेशन के लिए बताया गया है विश्वास बैच में, वो सारा आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। तो विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज की केमिस्ट्री क्लास में हमें पढ़ाया गया था मोल कॉन्सेप्ट, मतलब बेसिक ऑफ केमिस्ट्री से स्टार्ट किया गया है। तो सबसे बेसिक चीज़ उन्होंने बोला कि मोल ही होता है। अगर हमें मोल समझ में आ जाएगा तो हम पूरी फिजिकल केमिस्ट्री को समझ सकते हैं, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट में ना हम लोग वेट के बारे में पढ़ते हैं नॉर्मली, तो यही है। तो एटम का वेट क्या हो सकता है या किसी और एलिमेंट का क्या हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर एटम के मास के बारे में पढ़ें, एटम का मास मतलब कि एटॉमिक मास। तो एटम का मास क्या होता है? किसी भी एलिमेंट्स के अंदर जो एटम है उसका मास क्या होगा? एटॉमिक मास होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग? मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। एटम का मास क्या होगा? मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, यही होगा, ठीक है। अब ना एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है? एटॉमिक मास की यूनिट होती है AMU, ठीक है। एटॉमिक मास की यूनिट होती है AMU। अब AMU क्या होता है सब समझेंगे, पहले थोड़ी और आगे बात कर लेते फिर मैं आपको बताऊंगी कि AMU या फिर जिसको हम स्टैंडर्ड वैल्यू भी बोलते हैं, ये क्या होता है, ठीक है। ये भी हम समझेंगे, पहले हम थोड़ा और देख लेते हैं। तो एटॉमिक मास क्या होगा? मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, इतना है समझ में। अब पहले वाले टाइम में ना बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिनको ये काम दिया गया कि आप भाई कोई अच्छा सा एटम चूज़ कीजिए रेफरेंस के लिए। तो इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पर हाइड्रोजन एटम को ले दिया था एज ए रेफरेंस। तो हाइड्रोजन एटम इन्होंने लिया, लेकिन एटम होना कैसा चाहिए था वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके का एटम उन्हें लेना था। लेकिन फिर भी उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे हाइड्रोजन एटम को यहाँ पर ले लिया था रेफरेंस के लिए। अब अगर हम हाइड्रोजन एटम के बेस पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन वगैरह की मास निकालते तो कैसे निकालेंगे? अगर मानो मैंने निकाला मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, ठीक है। तो नाइट्रोजन एटम 14 नंबर पे आता है, हमें पता है, इंटू एटॉमिक मास क्या है? मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या लिया था? हाइड्रोजन एटम लिया। तो अगर मुझे नाइट्रोजन एटम का मास निकालना है, मतलब नाइट्रोजन आता है 14 पे, तो 14 लेंगे, इंटू में कौन सा एटम रेफरेंस के लिए रख दिया था उन्होंने? हाइड्रोजन एटम दिया था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। यानी कि हमारा क्या निकल जाएगा? यहाँ पे 14 निकल जाएगा। कोई यूनिट तो आ ही नहीं रही है ना, तो सिर्फ 14 आएगा। अगर मुझे निकालना है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का होता है 16 नंबर, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? वही से मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, और इसका भी मेरा सिंपल क्या निकल जाएगा? 16 निकल जाएगा। अगर मुझे निकालना है C12 का, तो इसका भी क्या आ जाएगा? C12 का यहाँ पे मेरा होता है 12, तो इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो सिंपली इसका भी क्या निकल जाएगा? 12 निकल जाएगा। इनके हिसाब से ये चीज़ आ रही थी। इन्होंने इन साइंटिस्ट ने इस चीज़ को इतना ज़्यादा फैलाया कि इन्होंने इस चीज़ के बारे में पूरी किताबों में छाप दिया कि भाई यही होता है जो होता है। और उस टाइम पे कुछ अगर किताबों में प्रिंट कर दिया जाता था तो उस चीज़ को चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन अब एटम उन्हें लेना कैसा था? उन्होंने हाइड्रोजन एटम को उठा लिया बिना सोचे समझे, लेकिन एटम होना कैसा चाहिए था? यानी कि अगर मैं रेफरेंस एटम की बात करूँ तो वो कैसा होना चाहिए था? वो एटम ऐसा होना चाहिए था जो सबसे ज़्यादा मिले, सबसे ज़्यादा अबेंडेंट हो। अबेंडेंट इन मीन टू से कि अगर मैं अपने घर से बाहर निकलती हूँ तो कोई ऐसा एटम जो मुझे अपने घर के आसपास बहुत ही ज़्यादा मिले, लाइक ऑक्सीजन है, हर जगह पे मिल जाता है। आप कहीं भी चले जाओ, शिमला, हिमाचल, हर जगह पे आपको ऑक्सीजन मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा मिलने वाला एटम होना चाहिए था, पहली चीज़ तो ये। और वो क्या होना चाहिए था? वो जो एटम है नॉट टू लेस रिएक्टिव, ठीक है। वो एटम ऐसा नहीं होना चाहिए था
जो बहुत ही कम रिएक्टिव है। लाइक हम अगर कोई क्लास में मॉनिटर बनाते हैं, ठीक है, हमने कोई ऐसा मॉनिटर बना दिया जो बोलता ही नहीं है, चुपचाप रहता है एकदम, तो भाई उससे क्लास तो चुप होगी नहीं, क्योंकि वो तो खुद ही नहीं बोलता, तो दूसरों को क्या बोलेगा कि भाई तू चुप हो जाए। तो ऐसा आइटम भी नहीं होना चाहिए था। और कैसा नहीं होना चाहिए था, नॉट टू रिएक्टिव, मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए था, ठीक है। यानी कि हमने कोई ऐसा मॉनिटर बना दिया क्लास में जो बहुत ही ज़्यादा बोलते तो दूसरों को तो क्या ही चुप कराएगा, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए था। और क्या नहीं होना चाहिए था, उसके पास ना उसकी खुद की आइसोटॉप्स ही होनी चाहिए थी, ठीक है। तो शुड नॉट हैव आइसोटॉप्स, उसके पास आइसोटॉप नहीं होनी चाहिए थी। आइसोटॉप आप इस तरीके से समझ सकते हो कि भाई क्लास में जो मॉनिटर बनाए उसके कोई भाई बहन नहीं होना चाहिए, उसकी कोई ऐसी फ्रेंड नहीं होना चाहिए जिसके बारे में वो टीचर को बोले ही नहीं कि ये बोल रहा था, इसने काम नहीं किया था, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब उसके कोई भाई बहन नहीं होना चाहिए। तो हम ये चीज़ याद रख सकते हैं। रेफरेंस होना कैसा चाहिए था आइटम, या तो वो आइटम होना चाहिए तो बहुत ही ज़्यादा मिलता है, हर जगह पे अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पे मॉनिटर का एग्जांपल लेते हैं, क्लास मॉनिटर का, तो ऐसा मॉनिटर भी नहीं होना चाहिए जो बोले ही नहीं, तो वो दूसरे को क्या ही चुप करेगा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो खुद बोले जाए, तो दूसरे को क्या है बोलेगा भी तो चुप हो जाओ, खुद ही नहीं चुप हो रहा वो, राइट। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए जिसकी क्लास में भाई बहन हो, यानी कि आइसोटॉप्स। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, वो आइसोटॉप होता है। और जिसका मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। आइसोटॉप इन केमिस्ट्री लैंग्वेज क्या होंगे कि एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर अलग हो। और अगर हम नॉर्मली समझे तो आइसोटॉप हो सकते हैं भाई बहन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा आइटम होना चाहिए था, लेकिन हाइड्रोजन तो ऐसा है ही नहीं, ठीक है। अब ऐसा आइटम है कौन सा जो बहुत ज़्यादा मिलता है, रिएक्टिव भी नहीं है ज़्यादा और कम रिएक्टिव भी नहीं है, मतलब एकदम कम भी रिएक्टिव नहीं है, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं है और इसे आइसोटॉप्स में नहीं है। ऐसा है एटम हमारा C12। हमें केमिस्ट्री की क्लास में बताया गया था कि ये जो क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा रेफरेंस एटम है, ये क्वेश्चन PYQ रह चुका है नीट के अंदर, ठीक है। तो कौन सा एटम होगा, C12 होगा। कैसे, C12 बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। C12 बहुत ज़्यादा कम रिएक्टिव भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं होता है, लेकिन हाँ C12 के आइसोटॉप्स होते हैं, लेकिन फिर भी इसको रेफरेंस एटम क्यों माना गया, देखते हैं। C12 के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, हमें बताया गया था, ठीक है। एक होता है 12 नंबर का, एक होता है 13 और एक होता है 14। ये देखिए भाई, आइसोटॉप्स क्या है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम है, यानी कि एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्या है, सबका 6 है, और मास नंबर क्या है, अलग अलग है, तो हमारा आइसोटॉप है। अब इसके पास ना आइसोटॉप्स होने चाहिए, लेकिन इसके पास तो है C12 के पास C12 भी है, 13 भी है, 14 भी है, लेकिन ये वाला जो आइसोटॉप है ये 99% मिलता है, ठीक है। ये वाला जो आइसोटॉप है ये 0.5% मिलता है, और ये वाला जो आइसोटॉप है 0.05% मिलता है, ठीक है। सॉरी ये वाला जो ये भी 0.95% मिलता है, 0.95% अभी मिलता है। इसमें सबसे ज़्यादा मिलने वाला एटम तो यही है, ये तो भाई कोई ना के बराबर ही मिल रहे हैं हमें। तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया था, यहाँ पर नेग्लिजिबल कर दिया था, इन दोनों को क्या कर दिया था, नेग्लिजिबल कर दिया था। और इसको हमने क्या रखा था, इसको हमने क्या रखा था, अपना रेफरेंस एटम रखा था। आई होप इतना तो सबको समझ में आया होगा। अब मैंने आपको बोला था कि इसकी यूनिट होती है AMU या फिर स्टैंडर्ड वैल्यू हम जिसे बोलते हैं। अब ये AMU स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, तो देख लेते हैं हमारा AMU स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है। 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ये होता है हमारा एक एटॉमिक मास की वैल्यू क्या होगी, एक एटॉमिक मास की यूनिट क्या होगी, 1/12 मास ऑफ C12 एटम। C12 एटम क्या है, हमारा रेफरेंस एटम है, तो इसका मास एक तो ठीक है, और इसके मास की जो वैल्यू है वो 1/12 होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो हमारा AMU क्या हो गया, 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम हो गया, ये हो गया हमारे AMU या फिर स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है। इतना मैं आपको एक बार नोट्स से दिखा देती हूँ अच्छे से, आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नोट्स देख लेते हैं एक बार। ये देखो भाई, एकदम साफ सुथरा लिखा हुआ है। एटॉमिक मास बोला हुआ क्या है, एटॉमिक मास की यूनिट लिखी हुई है, रेफरेंस पहले हाइड्रोजन एटम को दिया गया था, ठीक है। नाइट्रोजन एटम का वेट निकाला तो ये निकला। ये ना एक चीज़ है, रुको, यहाँ पर ये चीज़ नहीं आएगी तो ये गलत मत कर लेना, ठीक है। मुझे लगा मैम ने वहाँ पे यूनिट लिखा लेकिन नहीं लिखा था, फिर मैंने ध्यान से देखा, मैं कट आउट करना इसको भूल गई थी, ठीक है। फिर हमने रेफरेंस देखा कि कैसा क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें मिलना चाहिए, बहुत कम रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए, और उसकी आइसोटॉप्स भी नहीं होनी चाहिए। तो हमने भाई कार्बन 12 को रेफरेंस एटम माना, ये एक PYQ है। आइसोटॉप्स क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। कार्बन के आइसोटॉप्स ये 3 है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मिलता है, तो इस दोनों को हमने नेग्लिजिबल कर दिया। AMU स्टैंडर्ड वैल्यू क्या आती है, 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम होता है, ठीक है।
अब आगे बात करते हैं। तो इन्होंने हाइड्रोजन एटम को मानते हुए इतना सब कुछ जो किताबों में छाप दिया था, इनका क्या, क्योंकि हाइड्रोजन एटम तो हमारे रेफरेंस एटम है ही नहीं, दैट मीन्स ये सारी की सारी नॉलेज क्या है, गलत है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि उस टाइम जो बुक्स में प्रिंट आउट कर दिया जाता था वो इतना पॉसिबल नहीं होता था कि हम उस चीज़ को चेंज कर दें। तो अब साइंटिस्ट ने क्या बोला कि तुम कुछ भी करो, हमें नहीं पता, लेकिन ये वैल्यूज़ चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है भाई, अब साइंटिस्ट ने क्या क्या वो देखते हैं, जिससे वैल्यू भी चेंज नहीं हुई और उनका उनकी इज्जत भी बनी बनाई रह गई और ये वैल्यू भी चेंज नहीं हुई, मतलब बुक्स में कुछ ज़्यादा चेंज भी नहीं करना पड़ा, ठीक है। देख लेते हैं उन्होंने क्या किया था। का रेफरेंस आइटम आ गया था C12, मतलब इसके रिस्पेक्ट में अभी इन सब का मास निकाला। तो अगर मैं C12 के रिस्पेक्ट में क्या करती हूँ, नाइट्रोजन का मास निकालती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, कितना था भाई, 14 था। वहाँ पे किसका मास ले रहे थे, हाइड्रोजन का ले रहे थे, यहाँ पे किसका लेंगे, C12 का लेंगे, राइट। और C12 का एक AMU क्या होता है, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो वही चीज़ यहाँ पे लेंगे, क्या लेंगे, 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम। ये चीज़ उन्होंने ली, हाइड्रोजन की जगह पे इस एटम का मास ले लिया, ठीक है। अब एन एटम का 14 आ गया। अब 1/12 मास ऑफ 1, एक सेकेंड 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम, ये क्या है, देखो भाई यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा हुआ है कि AMU क्या होता है, 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम होता है, ठीक है। मतलब कि 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम क्या होता है, AMU होता है, राइट। यानी कि 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AMU लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस वैल्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास यूनिट, इसकी वैल्यू होती है, तो ये आ गया। ऑक्सीजन में निकालेंगे तो सेम ऐसे लिख के निकालेंगे तो 16 AMU आ जाएगा ऑक्सीजन का, ठीक है। अगर मैं निकालती हूँ सल्फ़र का, तो सल्फ़र की वैल्यू होती है 32, तो इसका आ जाएगा 32 AMU, ठीक है। अगर पूछा जाए मास ऑफ नाइट्रोजन एटम विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक मास, तो वैल्यू आएगी ये वाली, ठीक है। यानी कि मतलब ये वाली ऑक्सीजन की ये और सल्फ़र की ये, आगे AMU लगाना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लास। आई होप आपको ये फ्री बैच पसंद आए। अगर थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल हुआ है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।